study chapter number 3, Metals and Non-Metals, class 10th. Now before studying further, we will go through a general introduction. As we know that in our surroundings, different substances are present. These substances, they can be naturally occurring or they can be artificial or man-made. If we talk about naturally occurring substances, now these naturally occurring substances, they occur naturally in the environment, and under this we study about metals and non-metals. Now in first picture we can see कि ये एक कॉपर वायर है और कॉपर वायर जो है वो एक मेटल है. नाउ हम देखते हैं कि जो कॉपर है उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर कितना यूज़ है. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर्पस की बात करें तो जितनी भी हमारी वायर्स हैं वो कॉपर की बनी होती हैं जो कि एक मेटल है. नाउ वी कैन से कि मेटल का हमारे सराउंडिंग में कितना यूज़ है. अबाउट सेकंड पिक्चर, तो सेकंड पिक्चर जो है वो एक सल्फ़र की है एंड सल्फ़र जो है इट इज़ अ नॉन मेटल. ना अगर हम सल्फ़र के यूज़ की बात करें तो सल्फ़र जो है वो हमारे एसिड रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूट है एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2. तो not only these two, there are lots of metals and non-metals जिनका हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट यूज़ हैं जो कि हम फर्दर स्टडी करें. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव malleability. What is malleability? It is the process of beating into thin sheets. जब हम एक मेटल को बाय द यूज़ ऑफ हैमर्स थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, देन दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज malleability. जितने भी मेटल्स हैं दे आर malleable. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे ऑल आर malleable metals. एल्यूमिनियम फॉयल जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, सिल्वर फॉयल्स which are used for decorating sweets, and there are many other metals जिनको हम thin sheets के अंदर convert कर सकते हैं and that shows the property of malleability. जितने भी non metals हैं they are non malleable. Now why is it so? Because they are brittle. वो easily break down हो जाते हैं. Next property we have ductility. What is ductility? It is the process of drawing into thin wires. जब हम एक मेटल को thin wires के अंदर convert कर दें then this property is known as ductility. जितने भी metals हैं they are ductile. Gold is the most ductile metal. अगर हम कॉपर की बात करें then copper is again also a metal which is very ductile. जितनी भी वायर्स हैं हम इलेक्ट्रिकल पर्पसेस में यूज़ करते हैं वो मोस्टली कॉपर की बनी होती हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स then नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. वाई? बिकॉज दे आर ब्रिटल, वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें विच मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थर्मल कंडक्टिविटी में वी विल टॉक अबाउट हीट. सो जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन इट. मेटल्स के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर. कॉपर जो है इट इज़ अ मेटल विच इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पर्पसेस. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स it is considered to be a good conductor of heat and electricity.
If we talk about non-metals, then they are poor conductor of heat and electricity, क्योंकि उनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते. But here some are exceptional cases. Like if we talk about graphite, graphite जो है it is an allotrope of carbon. Graphite जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है and carbon is a non-metal. So नॉन मेटल होने के कारण वो तो पुअर कंडक्टर होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट सो. ग्रेफाइट जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो हेयर एक एक्सेप्शनल केस है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. जितने भी मेटल्स हैं अगर हम देखें मेटल्स को तो वो शाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अ गोल्ड पेंडेंट, गोल्ड जो है इट इज़ अ मेटल. तो अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड की जो ज्वेलरीज हैं दे शाइन. क्यों? बिकॉज वो एक मेटल है एंड मेटल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस. इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, देन नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, वो शाइन नहीं करते. इस पिक्चर में डिपिक्टेड इट इज अ नॉन मेटल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव हार्डनेस. जितने भी मेटल्स हैं दे आर हार्ड, बट एक्सेप्शनली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दे आर सॉफ्ट. बट ये एक मेटल है एंड दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ. वो होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, देन नॉन मेटल्स जो है दे आर जनरली सॉफ्ट. प्रॉपर्टी वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी मेटल्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक गैलियम एंड सीजियम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट ये मेटल्स हैं. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं अगेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर. जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव सोनोरिटी. जब हम एक सब्सटेंस को स्ट्राइक करते हैं और उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं उसकी सोनोरिटी. जितने भी मेटल्स हैं दे आर सोनोरस. लाइक इफ वी गो टू स्कूल्स और टेम्पल्स, तो जितनी भी वहाँ पर बेल्स बनाई जाती हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल. जब भी हम उसको स्ट्राइक करते हैं दे प्रोड्यूस साउंड. नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर मेटल्स, दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी. नॉन मेटल्स की बात करें अगर हम तो दे आर नॉन सोनोरस. जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन सोनोरस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव फिजिकल स्टेट. लाइक मेटल्स जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एक्सेप्शनली मर्क्यूरी जो है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट वो एक मेटल है. नॉन मेटल्स जो है दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नेक्स्ट वी विल कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. जितने भी मेटल्स हैं दे आर malleable. Non-metals are non-malleable is that they cannot be hammered into thin sheets. Metals जो है they are ductile. They can be drawn into wires. Non-metals are non-ductile and cannot be drawn into wires. Metals have metallic luster and can be polished. Non-metals have no luster is that they are dull. Exceptionally iodine, which is a non-metal but it is lustrous. Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals जो है they are bad conductor of heat and electricity except graphite. Graphite जो है it is an allotrope of carbon. ये एक कार्बन की फॉर्म होती है and carbon is a non-metal but graphite जो है it is a good conductor of electricity and heat.
Metals have high tensile strength. Non-metals have low tensile strength. Metals have high density. Non-metals have low density. The melting and boiling point of metals are usually high, but exceptionally gallium and cesium, which are metals, but they have low melting and boiling point. The melting and boiling point of known metals are usually low. Except few metals, all are solid at room temperature. Non-metals exist in all three states: solid, liquid and gas. But as we compare the physical properties of metals and non-metals, हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस आर प्रेजेंट जो मेटल्स होकर भी नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज शो करते हैं और जो नॉन मेटल्स होकर मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो वी कंक्लूडेड कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर उन्हें स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट chemical properties of metals and non-metals. First we have reaction with air. When metals react with oxygen, they form metal oxide. These metal oxides are basic in nature. Why is it so? Because they turn red litmus paper to blue litmus paper. Next we have some reactions like how these metals react with oxygen and form metal oxides. First reaction we have when copper is heated and combined with oxygen to form copper oxide. When copper जो है it reacts with oxygen, it forms copper oxide. Metallic oxide form होगा. एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन, हेयर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2CuO एंड 2Cu. तो इस तरह से हमारे पास कॉपर की रिएक्शन है कि हाउ कॉपर जो है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, हीट करते हैं एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मेटल when aluminium is heated and combines with oxygen and they form metal oxide. Aluminium, it reacts with oxygen, it forms Al2O3 on heating. अब Al2O3 कैसे है? Al+3 oxygen -2 on interchanging they form Al2O3. Balancing the equation, हेयर ऑक्सीजन जो है 3 है, यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है. तो अगर हम यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम कर दें तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 4 एल्यूमिनियम. ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, तो इफ़ वी पुट 3 तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा. सो इन दिस वे एल्यूमिनियम जो है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग एंड फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. So we talk about aluminium. Next, some metal oxides जो हैं they are basic oxides because they react with water to form bases. If we talk about sodium, then sodium जो है it reacts with oxygen and form Na2O. Balancing the equation, 4Na plus O2 gives 2Na2O. And when this sodium oxide reacts with water, they form 2NaOH. तो ये 2NaOH फॉर्म करेंगे. सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग K2O एंड व्हेन दिस K2O रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स KOH, potassium hydroxide. Some metal oxides show acidic and basic properties. They are called amphoteric oxides. Now this is one of the important example कि aluminium जो है it is called as amphoteric oxides.
फर्स्टली वी शुड नो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। जब एक मेटल जो है वो बेसिक की तरह भी एक्ट करे और वो एसिडिक की तरह भी रिएक्ट करे तो उनको हम बोलते हैं कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड दे कैन रिएक्ट विद बेसिस एज वेल एज। सो एल्यूमिनियम की अगर हम रिएक्शन देखें, सो Al2O3 when it reacts with HCl it forms AlCl3 plus water बैलेंसिंग द इक्वेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2AlCl3, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम होंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर 1 है, तो 3H2O एंड 6HCl। सो इन दिस वे ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दे रिएक्ट विद एसिड and when this aluminium oxide reacts with base Al2O3 plus NaOH, it gives NaAlO2 plus water, balancing the equation 2NaAlO2 to NaOH। तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्मिंग एसिड्स एंड सॉल्ट्स। सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब एक मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम उन्हें बोलते हैं। Now we discussed about the amphoteric oxides. Next we have the reactivity of different metals with oxygen is different. हर एक मेटल जो है उसके रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट होती है। कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ थोड़ी लेट रिएक्ट करते हैं और कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम जो हैं they react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open. सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं ये इतने ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ कि जब हम उन्हें बाहर सराउंडिंग में रखते हैं तो वो जल्दी से रिएक्ट कर कर फटाफट आग पकड़ लेते हैं। हैंस दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम दे केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, वाई टू प्रिवेंट देम टू कैच फायर, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ विग्रसली वो रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे कैचेस फायर इफ़ केप्ट इन ओपन। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। Iron is heated, it glows brightly. If we burn copper, it doesn't burn but forms a black coating of copper oxide. If we talk about silver and gold, they doesn't react with oxygen even at high temperature. Some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it जो उसे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने में हेल्प करती है। सो दे आर नोन एज सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, ऑक्सीजन के साथ जब हम मेटल के रिएक्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन अराइजेज वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सो वाई इज़ इट सो? क्योंकि जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड दे कैचेस फायर, तो इनको हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स
further again reacts with water and form metal hydroxide and liberate out hydrogen. Now different metals react with water at different rate. कोई फास्टली रिएक्ट करते हैं, कोई स्लोली रिएक्ट करते हैं और कोई रिएक्ट नहीं भी करते. First metal, when sodium reacts with water, they form sodium hydroxide plus H2. So when जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो हाइड्रोजन लिबरेट आउट करते हैं और वो हाइड्रोजन जो है वो फायर पकड़ लेती है जिसके कारण जो सोडियम है इट ईजिली कैन कैच फायर. अगर हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है इट अगेन रिएक्ट्स विद वाटर H2O एंड फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस अगेन H2O लिबरेट आउट करता है. बैलेंसिंग द इक्वेशन 2K 2H2O 2KOH प्लस H2. जो कैल्शियम है इट अगर हम कैल्शियम की बात करें Ca प्लस H2O गिविंग CaOH2 प्लस H2 तो ये वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है एंड फॉर्मिंग CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बनाता है और वो फायर कैच नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ. लास्ट वी हैव एल्यूमिनियम. Aluminium reacts with water H2O forming Al2O3 aluminium hydroxide and H2O. Metals like aluminium, iron, zinc they react only with steam. वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. और मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. लास्ट रिएक्शन हमारे पास आयरन की है. व्हेन आयरन इट रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग Fe3O4 plus 4H2O after balancing the equation. So in this way these metals react with water at different rates and some metals catches fire, some do not और कुछ water के साथ react नहीं करते. Next we have reaction with acids. When these metals react with acid, the metal जो है they react with acids to form salts and hydrogen. जब metals जो हैं acid के साथ react करते हैं तो वो salts and hydrogen बनाते हैं. Like जब magnesium जो है it reacts with HCl, it forms MgCl2 plus hydrogen. Aluminium Al when it reacts with HCl it forms AlCl3 plus H2. Balancing the equation we have 2 aluminium 6 HCl 2 AlCl3 plus 3 H2. Similarly when zinc it reacts with HCl form ZnCl2 plus hydrogen. Iron जब react करेगा HCl के साथ it forms FeCl2 प्लस H2. बैलेंस हमने इक्वेशन को इसको कर लिया. आगे जो रिएक्टिविटी है इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. अब अगर हमने अबव मेटल्स की बात की, डिफरेंट मेटल्स की, तो इनकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी की इट वेरीज. लाइक मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट HCl के साथ. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3. वाई इज इट सो? क्योंकि जो HNO3 है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वो वाटर फॉर्म करेगा and itself reduced to oxides of nitrogen like NO2, NO3. तो वो इसलिए metals जो हैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती. अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करें तो Cu it reacts with HNO3 giving CuNO3 2 plus 4H2O
प्लस NO2। हमने अभी बोला कि वो आगे अपने जब ऑक्सीडेशन करता है वो H2 की, और वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो फॉर्म होते हैं। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ मेटल विद metal salt solution. A more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution, जिसे हम displacement reaction भी बोलते हैं। जब एक highly reactive metal जो है less reactive metal को displace कर दे, then it is known as displacement reaction. For example, first we have magnesium displaces copper from copper sulfate solution. As it is depicted in the first picture, we can see कि हमने मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला। ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम पाउडर को डाला। थोड़ी देर बाद हम इस रिएक्शन में क्या देखते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होकर इट बिकम्स कलरलेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई जब मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर MgSO4 बनाया एंड Cu को अलग कर दिया। क्योंकि मैग्नीशियम जो है इट इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर MgSO4 बनाया और जिसके कारण उसकी कलर जो है वो चेंज हो गई। Second example we have when zinc displaces copper from copper sulfate solution. Zn plus CuSO4. It gives ZnSO4 plus Cu. Here again जो Zn है it is highly reactive metal, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह आ गया एंड फॉर्म ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। Third example we have when iron displaces copper from copper sulfate solution. जब हमने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हम 15 to 20 मिनट्स बाद क्या देखते हैं कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आयरन जो है इट इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म FeSO4 और कॉपर जो है वो वहाँ से अलग हो गया। नेक्स्ट वी हैव reactivity series of metal. What is reactivity series of metal? The arranging of metals in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal. जब हम metals को उनके decreasing order में arrange करते हैं according to their reactivity कि वो कितने reactive हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी reactivity series of metal. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल जो है वो गिवन है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रिएक्टिविटी जो है वो शो हुई है। सो जो पोटेशियम है इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, एंड अगर हम नीचे की तरफ देखें तो गोल्ड जो है इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? फर्स्टली मेटल्स क्या हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें और वो पॉजिटिव आयंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज गेन कर लें और दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो हम उन्हें मेटल्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। 11 उसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281। अब उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अगर वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है और वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करेगा, क्योंकि उससे पहले उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ कर देगा तो वहाँ पर उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा।
तो अब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इसके कारण सोडियम के ऊपर हम एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो करेंगे वहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ हुआ है तो Na पॉजिटिव। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता तो वहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाता। Na इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो रिमूव हुआ है। मैग्नीशियम जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इट इज़ 2, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 282। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282। तो अगर वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो उसके यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेता है एंड फॉर्म Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स की बात करें, gain of electrons and become negative ions, so they are called electronegative elements। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 17। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज़ 287। अब उसके वैलेंस्ड जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मीन्स उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो Cl नेगेटिव को फॉर्म करेगा। हेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर Cl प्लस उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड फॉर्म Cl नेगेटिव। यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 17 287। सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इट बिकम्स 288। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O+2 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, अगर हम NaCl के फॉर्मेशन की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज़ 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281 एंड Cl की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर इज़ 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 287। तो अगर हम उसके चार्ज की बात करें तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फालतू है, मीन्स अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लूज़ कर लेगा तो उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट। अगर इस 7 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Na से लेगा। तो अगर Na जो है वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl को दे दे तो यहाँ पर Cl का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और Na का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड NaCl। So the atomic number of Na is 11. Its electronic configuration is 281. It has one valence electron, so it loses one electron to form Na positive ion. The atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 287. It has 7 valence electrons, so it gains 1 electron to form Cl negative ion. Then the attraction between Na positive ion and Cl negative ion results in the formation of sodium chloride molecule, is that NaCl. Similarly, if we talk about
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल MgCl2। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 282। तो अगर वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सो Mg इट गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ कर दिए। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 17 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287। सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वहाँ पर उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। सो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cl नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो अगर MgCl2 का फॉर्मेशन करना है तो Cl2 हमारे पास Cl 2 है, Mg यहाँ पर 1 है। अब Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अगर वो लूज़ कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो अगर वो Mg से एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वहाँ पर Cl की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर Mg के ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इस Cl को दे देंगे और एक इस Cl को दे देंगे, जिससे उनकी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी एंड इट विल फॉर्म MgCl2। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, its electronic configuration is 282, it has 2 valence electrons, it loses 2 electrons to form Mg2 positive. The atomic number of chlorine is 17, its electronic configuration is 287, it has 7 valence electrons, it gains 1 electron to form Cl negative. Then the attraction between Mg2 positive and 2 Cl negative ions result in the formation of magnesium chloride is that MgCl2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। Next we have ionic compounds or electrovalent compounds. So ionic compounds are the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal. Properties of ionic compounds. First property is they are formed by the transfer of electrons and are made up of ions. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयंस. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन. They are soluble in water but insoluble in organic solvents. Last property, they conduct electricity in molten state or in solution. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन, क्योंकि वो वहाँ पर उस स्टेट में उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं एंड दे कैन मूव टू द अपोजिट पोल्स, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट and it is only possible because the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions they overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. So it is all about ionic compounds.